Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So today we will going to discuss the next topic of JNU 2015 paper of Environmental Science MSc level एग्जाम। ठीक है, तो आज हम लेक्चर 3 करने वाले हैं। देखो धीरे धीरे हम सारे लेक्चर्स कवर कर देंगे ताकि आप सबको आसानी हो कि आप लोग नए नए जो क्वेश्चंस हैं उनसे आप डील कर सको। ठीक है, लेकिन द थिंग इज दैट स्टिल नाउ मतलब अभी तक हम देख रहे हैं कि आप में से बहुत से स्टूडेंट हैं जो अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं और अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन नहीं किए हैं कॉपी में। दे आर गोइंग टू बी इन लॉस। दोज हु आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग दे आर गोइंग टू बी इन लॉस बिकॉज दे आर डिलेइंग द प्रोसेस। आप जितना डिले करोगे प्रोसेस को, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं बनाओगे, उस आप आगे के क्वेश्चंस और नहीं कर पाओगे। तो पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे डील तो करो। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं ऑब्वियस वो नुकसान में जा रहे हैं। हम तो बस समझा सकते हैं आपको कि आप नोट्स बनाएं और रेगुलरली आप कमेंट करें कि सर हमने नोट्स बना लिए हैं, ताकि हमको इतना समझ में आए कि आप नोट्स बना लिए हो तो आपको कुछ नए मटेरियल्स और सेंड किए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट मेरा नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर, ऑल दी टेलीग्राम लिंक्स यू हैव। ठीक है, तो आप चाहें तो आप वहां जाके ज्वाइन करिए। आप नोट्स बना रहे हैं तो रेगुलरली मेरे व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको और अच्छे से गाइड करूंगा कि आपको क्या आगे पढ़ना चाहिए और किस तरीके से आगे प्रोसीड करना चाहिए एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस जेएनयू के लिए। बाकी आपको जेएनयू इन्वायरमेंटल साइंस क्यों पढ़ना है इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो पहला जो हम क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं, ये 2015 का क्वेश्चन है। हमने 2 लेक्चर सीरीज कर चुके हैं, ये नया लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके बाद 2015 का। तो द क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू 8x y स्क्वायर इक्वल टू 8x फॉर विच द एब्सिस एंड ऑर्डिनेट चेंज एट द सेम रेट इज। ठीक है, अब बहुत से बच्चे मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, वो पूछेंगे सर हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर वी विल डिस्कस कि इसको कैसे बनाया जाए। अगर हम बात करें वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x दिया है, तो बचपन में इतना तो आपने पढ़ा होगा कि ये एक वाई एक्सिस में ड्रॉ किया जाएगा और ये एक्स एक्सिस में ड्रॉ किया जाएगा। अगर आपको इतना सिंपल सा चीज पता है तो आप ग्राफ भी जानते हो। ठीक है, क्या होता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है और यहाँ पे वाई एक्सिस होता है। देखो फिजिक्स हमने पढ़ा है, ये झूठ आप नहीं बोल सकते हो कि फिजिक्स आपने नहीं पढ़ा है। फिजिक्स आप पढ़े हो, आपको पता है, आप +2 में इस चीज को पढ़े हो। और आज मना करोगे कि नहीं पढ़ा है तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर हम बात करें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, तो एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। एंड वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, अब इतना भी अगर बेसिक नॉलेज आप नहीं रखोगे और पूछोगे कि सर हम कैसे मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो भाई कौन मदद करेगा आपकी। आप अगर इतना छोटा छोटा चीज भी अगर आप याद नहीं करोगे। देखो सच बोल देते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं आपसे, सच बोल देते हैं कि आपको तैयारी करना है तो आपको पढ़ना है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को नोट डाउन करना होगा कॉपी में। डिटो मैं जैसे पढ़ा रहा हूं उसको एक बार लिखना तो जरूर है आपको। अगर आप लिख नहीं रहे हो, अगर आप उसको नोट डाउन नहीं कर रहे हो, आप उस कमेंट नहीं कर रहे हो यूट्यूब में, तो आपको नहीं मिलेगा कोई बेनिफिट, ये कंफर्म है। ये आप गांठ बांध लो। जेएनयू एनवायरमेंटल साइंस निकालना इज डिफिकल्ट, एज डिफिकल्ट एज दूसरे एंट्रेंस को निकालना। ये कोई आसान नहीं होता है, इसमें भी बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें वाई ऑर्डिनेट है और ए एक्स जो है वो एब्सिसा है, इतना तो आपको चला गया पता क्या कि वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोला जाता है और एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोला जाता है। और ग्राफ इसका कैसे होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा इसका ग्राफ। ये तो आप पुट करके भी पता कर सकते हो कि x की वैल्यू पुट करो और इसकी वैल्यू ड्रॉ करो, तो इतना तो आप कर लोगे, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। आपको मैं क्या बताऊंगा, आपको जो मेन चीज मैं बताऊंगा वो ये चीज नहीं होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या आपको हेल्प चाहिए वो मैं बताऊंगा, तो वो क्या है वो मैं आपको अभी दिखाता हूं कि व्हाट इज द थिंग। तो सपोज करो कि आपको ये क्वेश्चन दिया है, तो इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले अप्रोच क्या करोगे। तो पहला स्टेप जो होगा आप क्या करोगे कि एक पॉइंट ले लोगे। द पॉइंट, क्योंकि पॉइंट पूछा है तो रिक्वायर्ड पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, एक्स वाई होगा। क्योंकि यहाँ पे एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस।
ठीक है, इन दोनों की इन्होंने बात की है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात की है, तो यहाँ पे एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट के हिसाब से हमने एक्स वाई एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि गिवन एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट चेंज एट द सेम रेट। अब देखो, अगर आपको रेट का मीनिंग पता नहीं है तो आपको कौन मदद करेगा बताओ। रेट का मीनिंग क्या होता है कि 1/टाइम। टाइम के साथ अगर कोई चीज चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी। तो वो किसके साथ चेंज होता है, टाइम के साथ चेंज होता है, उसीलिए रेट मतलब 1/t मल्टीप्लाइड होगा। कंफर्म। तो यहाँ पे उसने क्या बोला कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट जो है उनका रेट सेम है। तो रेट सेम है मतलब क्या, जितना y चेंज हो रहा है उतना ही तुम्हारा x भी चेंज होगा, किसके साथ, टाइम के साथ। तो ये आपको पता चल गया। ये इसको इसने क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये। नाउ व्हाट वी हैव दैट y² इक्वल टू 8x, यहाँ पे y² इक्वल टू 8x दे रखा है दूसरा। तो उसमें वो क्या बोल रहा है कि ये कर्व जो हम लोग को दे रखा है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन बना लो। फिर क्या करोगे कि डिफरेंशिएट करोगे। अब डिफरेंशिएट करने के आपको मैंने कुछ बेसिक फॉर्मूले प्रीवियस वीडियोस में बता रखे हैं, मैं दोबारा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जो फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक फॉर्मूला वो क्या है, अगर x⁴n दे रखा है, ठीक है, और मैं ऐसे लिखता हूँ d/dx ब्रैकेट में x⁴n, इसका मतलब है मैं इस वाले जो फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, n x⁴n-1। मैंने ये आपको बताया था। तो क्योंकि यहाँ पे y² है, तो उसको अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 सामने आ जाएगा, y⁴ हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो तो यहाँ पे y के साथ कर रहे हो तो dy लिख दोगे। आया समझ में। तो यहां पे लेकिन हम डिफरेंशिएट किस रेस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट पे, dy/dt। तो अगर हम करेंगे तो ऑब्वियस है 2y तो आएगा ही आएगा सामने, अप इंटू dy/dt आएगा। उसी तरीके से यहाँ dx/dt होगा लेकिन डॉट आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x की पावर कितनी थी, 1। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाइड x⁴ दैट इज 1, क्योंकि x⁴0 जो होगा उसकी वैल्यू तो 1 होती है, इतना तो आपको पता है। देखो, फॉर्मूला याद किया, सिंपल ट्रिक यूज किया, डिफरेंशिएट किया, इतना अगर आपको आ गया तो आप इस क्वेश्चन को तो बना ही लोगे। ठीक है, आपको बस स्टेप याद करना है। तो पहले स्टेप पे रिक्वायर्ड पॉइंट, दूसरे स्टेप पे एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट का चेंज सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थर्ड स्टेप पे डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद ये दोनों सेम आए। ठीक है, तो यहां से 2y इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 4 आएगा, ये बन के आएगा। क्योंकि दोनों सेम है तो हमसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि क्या 2y इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 4, यही हमारा इक्वेशन आएगा जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आया समझ में, या अभी भी कोई कंफ्यूजन है, देख लो, दोबारा देख लो।2y मल्टीप्लाइड dy/dt इक्वल टू 8dx, ये फॉर्मूला हमारा बन के आया है विथ रिस्पेक्ट टू जब हमने t इसको क्या किया है, सॉल्व किया है। अब आप पूछोगे कि सर यहाँ पे ये dy/dt इक्वल टू 8dx/dt ये कैसे आया। आप ये जरूर पूछोगे मेरे से कि सर ये कैसे आया, आपने इसको कैसे बना लिया। भाई साहब, आपको पहला इक्वेशन याद है, पहला इक्वेशन में क्या बताया था मैंने, dy/dt इक्वल टू dx/dt है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आप ये दोनों को काट दो, ये दोनों को कट कर दो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। बताओ कैंसल आउट होंगे या नहीं होंगे, हो जाएंगे, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो 2y इक्वल टू 8 हो जाएगा, y इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो पुट कर दो y इक्वल टू 4 इक्वेशन 2 में, तो आपका x क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 2,4, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन कोई तो नहीं था, लेकिन आप लोग अगर स्ट्रेटेजी वाइज इसको सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, तो आप इसको बना लोगे। देखो, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के लिए मैं इतना ही बता सकता हूं कि जिनका मैथ्स नहीं है वो कोशिश करें कि वो क्वेश्चन बेस्ड एनालिसिस करें इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू एनसीईआरटीज। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बेस्ड एनालिसिस करना आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन बेस्ड एनालिसिस करोगे तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वैल्यू दे रखा है
किस चीज का? द वैल्यू पूछा है, दे नहीं रखा है, पूछा है, ऑब्वियस है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 रूट ओवर कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा डी थीटा, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इसका आंसर निकालना है। तो बेसिक फॉर्मूला आपको पता है डिफरेंशिएट का, क्या कि अगर मैं कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करता हूं तो वो माइनस साइन थीटा देता है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, 10th क्लास पता है, जिनका नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है उनके लिए बोल रहा हूं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने से पहले इसका ट्रिक समझ लो कि इंटीग्रेशन जब दे रखा है तो पहले स्टेप पे आप क्या करोगे, क्वेश्चन लिखा, दूसरे स्टेप पे क्या क्या मैंने यहाँ पे साइन क्यूब थीटा था उसको साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा में तोड़ दिया। ठीक है, फिर साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किया। फिर सेकेंड स्टेप पे मैंने क्या किया कि कॉस थीटा को मैंने एक्स ले लिया। ओके, तो नहीं नहीं टी ले लिया, सब इसको टी ले लिया मैंने। ठीक है, कॉस थीटा को टी ले लिया, तो डिफरेंशिएट किया तो क्या हुआ कि माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी हुआ। ओके, और इफ थीटा इक्वल टू 0 आप पुट करते हो तो टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, थीटा पाई बाई 2 पुट करोगे तो टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा वैसे ही लियो भाई, कॉस थीटा के हिसाब से चल रहा है आपका कहानी। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, आई इक्वल टू 1 टू 0 माइनस रूट टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, ये पूरा इक्वेशन ऐसे आपका बन के आएगा। क्यों? क्योंकि टी टू द पावर रूट ओवर जो टी होता है, अगर आप बात करो रूट टी क्या होता है, टी टू द पावर हाफ। अब ये छोटा छोटा चीजें बताना पड़ता है यार, ऐसे होते हैं बच्चे, अब क्या कर सकते हैं, बच्चे आप ऐसे ही हो यार। आपको क्या करें, आपको समझाने के लिए हमको पॉइंट टू पॉइंट समझाना होता है। तो अगर पॉइंट टू पॉइंट यहाँ मैं समझा रहा हूँ तो इसका मीनिंग है कि रूट टी की वैल्यू जो है टी टू द पावर हाफ है। तो टी टू द पावर हाफ यहाँ पे आपको समझ में आ गया, टी टू द पावर हाफ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे क्या किया फिर मैंने कि मैंने लिमिट को रिवर्स कर दिया, क्या 0 1 कर दिया, यहाँ पे 1 0 था 0 1 किया। क्यों रिवर्स किया? क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था, तो माइनस साइन सामने ले आता हूं तो रिवर्स भी कर सकता हूं, तो रिवर्स कर दिया मैंने। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो मैंने चीज था माइनस साइन को हटा के मैंने लिमिट को रिवर्स कर दिया। तो लिमिट को रिवर्स किया तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आया, टी टू द पावर हाफ माइनस टी टू द पावर 5 बाई 2 डी टी। ठीक है, अब मैंने तो पहले ही आपको बताया क्या कि अगर x टू द पावर n दे रखा है और नीचे dx दे रखा है तो आपका क्या होगा, n x टू द पावर n माइनस 1, ये था आपका। उसी तरीके से इंटीग्रेशन का भी एक बेसिक फॉर्मूला है, क्या, x टू द पावर n, यहाँ पे dx दे रखा है तो आप क्या करोगे, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 कर दोगे। तो यहाँ पे t टू द पावर हाफ था तो t टू द पावर हाफ प्लस 1 दैट इज 3 बाई 2, टी टू द पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2। यहाँ पे मैंने क्या, उसी तरीके से टी टू द पावर 5 बाई 2 जो था उसको मैंने क्या किया, टी टू द पावर 7 बाई 2 किया। क्यों? क्योंकि आप देखो हाफ प्लस 1 कितना होता है, 3 बाई 2। ठीक है, 5 बाई 2 प्लस 1 कितना होता है, 7 बाई 2। ठीक है, इतना तो आपको पता है। तो मैंने वही किया है, इस स्टेप पे कोई बड़ा काम नहीं किया है। उसके बाद मैंने t की वैल्यू डाली है 1, दोनों में डाली है। अब देखो क्या होता है कि आपको फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना होता है कि जब भी ऐसे इंटीग्रल दिया रहता है, कौन सा, इसको हम डेफिनाइट इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, डेफिनाइट इंटीग्रल, दिस इज अ डेफिनाइट इंटीग्रल। तो डेफिनाइट इंटीग्रल का रूल क्या है कि आप इंटीग्रेशन निकालने के बाद, ठीक है, आप पहले क्या करोगे, अपर लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट, अपर लिमिट मतलब ये वाला ऊपर वाला, ऊपर वाला अपर लिमिट पुट करोगे। कहाँ पे, x की वैल्यूज में, जो x की वैल्यूज निकलेगी उसमें आप अपर लिमिट पुट करोगे, फिर माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, यहाँ पे 0 है तो 0 पुट करोगे। ठीक है, ये कहानी है। तो मैंने यहाँ पे 0 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 0 की पावर कुछ भी करो वो 0 होगा, 0 किसी से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही होगा। तो मैंने क्या किया, 2/3 सिर्फ लिखा है क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा, 3 लिखा है, और 1 टू द पावर 3/2, 2/7, 1 टू द पावर 7/2 इतना लिखा है। फिर मैंने इसको क्या एलसीएम लेके सब्सट्रैक्ट किया तो आंसर कितना है, 8/21। तो आपका आंसर कितना है, 8/21। आया समझ में, कोई गलती नहीं? आई थिंक ये क्वेश्चन आपने अच्छे से बना लिया होगा, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ए वैंडरवाल्स फोर्स डिपेंड्स ऑन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो बात करते हैं, अगर एक लॉन्ग अनब्रांच्ड मॉलिक्यूल है टेंड्स टू फीचर स्ट्रॉन्ग डिस्पर्सन फोर्स देन द ब्रांच्ड शॉर्ट चेन मॉलिक्यूल्स। तो शॉर्ट चेन मॉलिक्यूल्स और अनब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वीक वैंडरवाल फोर्सेस दिखाते हैं, ये पता होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑब्वियसली एक फैक्टर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज ए फैक्टर।
ठीक है। फिर बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होंगे, वो डिस्पर्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा डिस्पर्स होंगे एक दूसरे से, और टेम्परली एक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट कर देते हैं, जो कि क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सिग्नेचर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज ऑल्सो इंपोर्टेंट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज ऑल्सो इंपोर्टेंट। सो बेसिकली इसका आंसर 1 2 3 ही है। ठीक है, इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वैन और ज्यादा पढ़ना है तो वैंडरवाल इक्वेशंस का फॉर्मूला पढ़ो, वैंडरवाल इक्वेशंस के फॉर्मूले के डायमेंशन फॉर्मूलाज पढ़ो, तो ये सब आपके लिए और हेल्पफुल होगा। ठीक है, आप इसको पढ़ने की कोशिश करो। देखो, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड एनालिसिस करा सकता हूं अभी के लिए, क्योंकि आप क्वेश्चन बेस्ड एनालिसिस पहले करोगे तभी मैं मास्टर क्लास लूंगा। I can teach you in a master class that what kind of things you should read based on the previous year question. But for that, first you should finish those lectures which I have prepared from previous year question. क्योंकि previous year question में आपको concept clear हो जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कहां से पढ़ना है। इसलिए मैं बार बार समझाता हूं, जो बच्चे ये नहीं कर रहे हैं उनकी मदद हम नहीं कर सकते हैं, इतना तो हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाएं। ठीक है, बैठने से नहीं होगा। ये इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है क्या, बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। अब बॉन्ड ऑर्डर अगर हम बात करें O22 माइनस का, तो कितना होगा, यहाँ पे ये है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर इस हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे क्या है, 10 जो है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, 8 जो है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से। तो फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 है। उसी तरीके से हम बोरन की बात करें तो बोरन 2 की जो बात करें उसमें भी वही हाल है। वहां पे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लो, ठीक है, और उसका बॉन्ड ऑर्डर पता करो। तो बॉन्ड ऑर्डर आप देखोगे तो कैसा लगे आपको, यहाँ पे 6-4/2 है। ठीक है, तो ये भी 1 है, तो इस वजह से इन दोनों का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सेम है। ठीक है, तो आप इसको करो। अब मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि व्हाट इज एंटीबॉडी इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये काम आपका है यार, ये तो आप पढ़ो। एडिशनल थिंग्स व्हाट यू हैव टू रीड इज द कंसेप्ट दैट इज आई एम बिल्डिंग हियर। क्या आपको पढ़ना क्या है, एडिशनल थिंग, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है, ये सब होता क्या है, ये सब चीजें तो आप पढ़ोगे ना, ये तो बेसिक है। ये भी नहीं पढ़ोगे तो कौन आपकी मदद करेगा। आपको मैं क्वेश्चन आंसर एनालिसिस करा सकता हूं, लेकिन पढ़ने का जो डिटेल काम है वो आपका है, वो आप करो। ठीक है, आप बोलोगे तो मास्टर क्लास लिया जाएगा, जहां पे आपको पूरी की पूरी कहानी बता दी जाएगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करो, क्योंकि आपको आइडिया लगेगा, बिना आइडिया के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 इफ द रेट कांस्टेंट इज 0.543 मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज 0.01 m। ठीक है, ये पूछा है। तो इस पे आप क्या करोगे, सबसे पहले हाफ लाइफ का फॉर्मूला लिखोगे। क्या है हाफ लाइफ का फॉर्मूला सेकंड ऑर्डर का, टी हाफ इक्वल टू 1 अपॉन रेट कांस्टेंट इनटू इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मैंने सीधा सीधा फॉर्मूला डाला, कोई बड़ा काम नहीं किया। यहाँ पे फॉर्मूला डालते ही मेरा आंसर 184 सेकंड्स आ गया। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ लेकिन फिर आप बोलोगे कि सर अगर इतना ही सिंपल क्वेश्चन है तो हमको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, आप ये पूछोगे। अरे भाई, एक्स्ट्रा इसमें क्या पढ़ना है आपको, केमिकल काइनेटिक्स का लेसन में आप जा रहे हो, केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल काइनेटिक्स में कितने फॉर्मूले हैं बताओ, अनगिनत फॉर्मूले हैं। टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, और भी एरेनियस इक्वेशन, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला, बहुत सारा चीजें हैं। आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे होगा, आपको सब चीज पढ़ना होगा ना। ऑल्दो आई विल टीच यू, मैं आपको फॉर्मूला बेस्ड एनालिसिस करा दूंगा, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है और खुद से भी अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बना के रखना है। आया समझ में? ओके, सो with this lecture we will finishing today this lecture. All the best aspirants, have a nice day.